हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनय स्वागत करता हूं अपने चैनल माई स्टडी टाइम पर। दोस्तों, भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिए। इनमें से कुछ अमर हो गए और कुछ इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गए। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ अनसंग हीरोज की बायोग्राफी में लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खुदीराम बोस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदीराम बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। दोस्तों, जब मैं बंगाल प्रेसिडेंसी बोलता हूं तो इसका मतलब है मैं अनडिवाइडेड बंगाल की बात कर रहा हूं, जिसमें असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा और इवन मॉडर्न डे बांग्लादेश भी था। खुदीराम बोस को ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इन्हें बाद में फांसी की सजा दी गई थी। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थे। जिस समय इन्हें फांसी दी गई उस समय इनकी उम्र महज 18 साल 8 महीने थी। अब बात करते हैं इनके जिंदगी के शुरुआत के दिनों की। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव मोहबनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम त्रैलोकीनाथ था और वह तहसीलदार थे। इनकी मां का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। इनकी 3 बहनें थीं। इनके 2 और भाई थे, पर उनकी प्रीमैच्योर डेथ हो गई थी। इनका जीवन शुरू से ही ट्रेजेडी भरा था। जब यह 6 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया और 1 साल के बाद पिताजी का। इनकी बड़ी बहन अपारूपा राय ने इनकी देखभाल की। वह खुदीराम बोस को अपने घर ले गई और तमलुक हैमिल्टन हाई स्कूल में इनका एडमिशन करवाया। 1902 और 1903 में श्री अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता मेदिनीपुर आए थे। उन्होंने आजादी के लिए वहां के क्रांतिकारियों के साथ कई सभाएं की। आपको बता दूं, अरविंदो घोष एक फिलोसफर और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वह अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में शामिल हो गए। वह काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे। वहीं सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। एक्चुअली वह आयरलैंड की थी, पर स्वामी विवेकानंद की बातों से बहुत प्रभावित थी और उनके बुलावे पर वह भारत आई थी। तो जब ये दोनों मेदिनीपुर आए थे तो खुदीराम बोस ने भी इनकी सभाएं अटेंड की थी और वह इनसे काफी प्रभावित हुए थे और यहीं से इनकी क्रांतिकारी जर्नी की शुरुआत होती है। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो पूरे बंगाल में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और खुदीराम बोस इन सारे प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। आप जरा सोचकर देखो, एक 15 साल या हार्डली 16 साल का लड़का इस कदर अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। मानना पड़ेगा इनके हौसले को। बाद में इन्होंने अनुशीलन समिति ज्वाइन की और वहीं इनकी मुलाकात बरिंदर कुमार घोष से हुई, जो कि अरविंदो घोष के छोटे भाई थे। अनुशीलन समिति एक फिटनेस क्लब था। वैसे यह बस नाम का फिटनेस क्लब था। एक्चुअल में इसका इस्तेमाल क्रांतिकारियों के लिए एक अंडरग्राउंड कवर के लिए किया जाता था। 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस को ब्रिटिश रूल के खिलाफ पैम्पलेट्स बांटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 साल की उम्र तक ये बम बनाना सीख चुके थे और ये पुलिस स्टेशन में बम लगाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करते थे। अब हम बात करते हैं डगलस किंग्सफोर्ड की और जानते हैं कि जो क्रांतिकारी थे इनको क्यों मारना चाहते थे। दरअसल किंग्सफोर्ड उस समय कलकत्ता के चीफ मजिस्ट्रेट थे। वे क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्त व्यवहार करते थे, उनके लिए प्रतिशोध की भावना रखते थे। एज अ जज उनका काम था निष्पक्ष जजमेंट करना, सबकी बातों को सुनना, पर उनके मन में हमेशा क्रांतिकारियों के लिए रिवेंज लेने की भावना रहती थी। इवन बंगाल के पार्टीशन के समय जो प्रोटेस्ट हुए थे उनसे भी वो खुश नहीं थे और यही सब वजह था कि वह क्रांतिकारियों के निशाने पर थे। किंग्सफोर्ड को मारने के कई प्रयास किए गए, पर हर बार वह किसी न किसी तरह से बच जाते थे। अंग्रेजों को उनकी सुरक्षा का डर था, इसलिए मार्च 1908 को इन्हें प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया और इनका ट्रांसफर मुजफ्फरपुर कर दिया गया। अंग्रेजों ने यह सोचा कि अगर ये कलकत्ता से बाहर चले जाते हैं तो शायद क्रांतिकारियों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पर क्रांतिकारियों ने इन्हें मारने का मन बना लिया था। तो सबसे पहले यह प्लान बनाया गया कि किंग्सफोर्ड को कोर्ट में ही बम से उड़ा दिया जाए, पर बाद में इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि कोर्ट में बहुत सारे आम नागरिक भी होंगे
तो यदि वहां बम फेंका जाता है तो ब्रिटिशर्स के अलावा बहुत सारे आम नागरिक भी या तो मारे जाएंगे या फिर घायल हो सकते हैं। तो इसलिए इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। बाद में किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी को दी गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने अपना नाम बदलकर हरेन सरकार और दिनेश चंद्रा रख लिया और इसी नाम के साथ वह मुजफ्फरपुर निकल चले। इसी नाम के साथ वह मुजफ्फरपुर के एक धर्मशाला में भी रुके। दोनों ने 3 सप्ताह तक किंग्सफोर्ड के डेली रूटीन को मॉनिटर किया, जैसे कि वह ऑफिस कितने बजे निकलते हैं, किस गाड़ी में निकलते हैं, आने का टाइम क्या है, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों की जानकारी उन्होंने 3 सप्ताह में इकट्ठा कर ली। सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद टाइम आता है प्लान को एग्जीक्यूट करने का। तारीख थी 29 अप्रैल, शाम का समय था और दोनों लोग खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। इन्होंने स्कूल के बच्चों की तरह वेश बनाया और मुजफ्फरपुर पार्क में वेट करने लगे। यह पार्क ब्रिटिश क्लब के ठीक अपोजिट में था और किंग्सफोर्ड यहाँ अक्सर आया करते थे। उस दिन भी किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी उस क्लब में मौजूद थे। वो लोग प्रिंजल कैनेडी, जो कि एक ब्रिटिश वकील थे, उनकी वाइफ और बेटी के साथ ब्रिज खेल रहे थे। दोस्तों, ब्रिज ताश के पत्तों का एक गेम होता है। रात के लगभग 8:30 बजे वो लोग घर के लिए निकले। कोइंसिडेंटली किंग्सफोर्ड और कैनेडी फैमिली की गाड़ी एक ही जैसी थी और जैसे ही उनकी गाड़ी क्लब के ईस्टर्न गेट के पास पहुंची, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, जो कि उनका पहले से इंतजार कर रहे थे, उनकी गाड़ी की ओर दौड़े और गाड़ी पर बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और कैनेडी फैमिली की दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। 1 घंटे बाद प्रिंजल कैनेडी की बेटी की डेथ हो गई और 2 मई को उनकी वाइफ की। यहाँ पर फिर से किस्मत ने किंग्सफोर्ड का साथ दिया और वह बच गए। बम फेंकने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी अपने अपने रास्ते भाग निकले। रात भर खुदीराम बोस चलते रहे। सुबह तक उन्होंने 25 मील यानी कि लगभग 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली थी और फिर वो पहुंचे वाइनी स्टेशन। स्टेशन पर ही चाय के एक ठेले वाले से उन्होंने 1 गिलास पानी मांगा। तो जब खुदीराम बोस ने ठेले वाले से पानी मांगा तो उसी समय 2 हथियारबंद हवलदार वहां पर मौजूद थे। उनका नाम था फतेह सिंह और शिव प्रसाद सिंह। उन्होंने जैसे ही खुदीराम बोस को देखा तो उन्हें उन पर शक हुआ। एक्चुअली खुदीराम बोस इतनी दूर पैदल भागते हुए आए थे तो पैरों में धूल कीचड़ लगा हुआ था, बदन पसीने से भीग चुका था और चेहरा थका हुआ लग रहा था। तो इन्हीं सब वजहों से उन दोनों हवलदारों को उन पर शक हुआ। फिर वे खुदीराम बोस के पास गए और कुछ सवाल पूछने लगे और उनका शक और बढ़ता गया। उन दोनों हवलदारों ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। खुदीराम बोस ने उनसे पीछा छुड़ाना चाहा पर वह सफल नहीं हुए और इसी क्रम में उन्होंने जो 2 रिवॉल्वर छुपा कर रखे थे उनमें से एक रिवॉल्वर गिर गया और इससे पहले कि वो दूसरे रिवॉल्वर से गोली चलाते, एक हवलदार ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। आप जरा खुद ही सोचो, खुदीराम बोस केवल 18 साल के थे और वे हवलदार अच्छे कदकाठी वाले थे। बेचारे कहां से मुकाबला कर पाते और इस तरह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज के डेट में वाइनी स्टेशन को खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के नाम से जाना जाता है। उधर प्रफुल्ला चाकी भी भाग रहे थे और भागते भागते दोपहर हो गई थी। फिर रास्ते में त्रिगुणाचरण घोष नाम के एक आदमी ने उन्हें देखा और उन्हें पहचान लिया। फिर वे उन्हें अपने घर लेकर आए। उन्होंने प्रफुल्ला चाकी के नहाने का और खाने का इंतजाम कर दिया। फिर उन्होंने उसी रात के ट्रेन से प्रफुल्ला चाकी के कलकत्ता जाने का भी इंतजाम कर दिया। प्रफुल्ला चाकी ने समस्तीपुर से मोकामा घाट के लिए ट्रेन पकड़ ली। अब इसे बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि जिस कंपार्टमेंट में प्रफुल्ला चाकी ट्रैवल कर रहे थे, उसी कंपार्टमेंट में इंडियन इंपीरियल पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी भी ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने प्रफुल्ला की बातें सुनी और वह समझ गए कि वह दूसरा क्रांतिकारी है जिसने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। मोकामा घाट स्टेशन पर बनर्जी ने प्रफुल्ला चाकी को पकड़ने की कोशिश की। बदले में प्रफुल्ला चाकी ने भी फायरिंग की, पर अंत में उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी और फिर उन्होंने खुद ही अपने मुंह में गोली मार ली और इस तरह से वे देश के लिए शहीद हो गए। क्या आपने एक चीज नोटिस किया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी को
पकड़ने वाले तीनों लोग हिंदुस्तानी थे। अगर वह ऐसा नहीं करते तो शायद ये दोनों क्रांतिकारियों को देश की कुछ और सेवा करने का मौका मिलता। इधर 1 मई को हाथों में हथकड़ी पहनाकर खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर से लाया गया। पूरा शहर इस छोटे से बच्चे को देखने के लिए उमड़ पड़ा। खुदीराम बोस को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुडमैन के पास ले जाया गया। 2 मई 1908 को अंग्रेजी के एक अखबार द स्टेट्समैन ने लिखा, उस बच्चे को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी। महज 18 या 19 साल का लड़का जो बहुत डिटरमाइंड दिख रहा था। वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर आया और एक हंसमुख लड़के की तरह बिना किसी चिंता किए बाहर रखे गाड़ी तक गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने खुशी से बोला, वंदे मातरम। खुदीराम बोस को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया और उन्होंने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ले ली। हालांकि उन्हें अब तक प्रफुल्ल चाकी के मौत के बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट दी, प्रफुल्ल चाकी का बॉडी मुजफ्फरपुर पहुंचा। खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के बॉडी की पहचान की, पर खुदीराम बोस पर विश्वास करने के बजाय अंग्रेजों ने प्रफुल्ल चाकी के सर को काट दिया और कलकत्ता भेजा कंफर्मेशन के लिए। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों की क्या मानसिकता थी। उन्हें किसी भी भारतीय पर विश्वास नहीं था, न ही खुदीराम बोस पर विश्वास किया और न ही उन पुलिस वालों पर जिसने प्रफुल्ल चाकी का इनकाउंटर किया, क्योंकि आखिर वे थे तो इंडियन ही, और हम भारतीय बड़े गर्व से पुलिस की नौकरी कर रहे थे और अपने ही क्रांतिकारियों को पकड़कर अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। 21 मई 1908 को कोर्ट की ट्रायल शुरू हुई। 23 मई को खुदीराम बोस ने फिर से अपनी स्टेटमेंट सबमिट की और किंग्सफोर्ड की हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर अपने वकीलों के कहने पर ऐसा किया। पर यह सारी चीजें व्यर्थ हो गई, क्योंकि जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। जज के फैसला सुनाते ही खुदीराम बोस मुस्कुरा दिए। यह देखकर जज भी चौंक गया, और जज ही क्या, कोई भी चौंक जाएगा कि किसी को फांसी की सजा दी गई हो और वह मुस्कुरा रहा है। जज ने चौंकते हुए पूछा कि क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने तुम्हें क्या सजा दी है? इस पर खुदीराम बोस ने बोला कि हाँ, मुझे पता है। फिर जब जज ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ कहना है, तो इस पर खुदीराम बोस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मौका दिया जाए तो मैं जज को बम बनाने के तरीका सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद वकीलों के कहने पर उन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। एक्चुअली उनके वकीलों ने उन्हें समझाया कि यदि फांसी की जगह उम्र कैद मिल जाती है तो उन्हें और भी देश का सेवा करने का मौका मिलेगा, और इसी वजह से वह हाईकोर्ट में अपील करने के लिए तैयार हो गए। 8 जुलाई 1908 को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और 13 जुलाई 1908 को जज ने फैसला सुनाया और खुदीराम बोस के अपील को डिसमिस कर दिया। 11 अगस्त 1908 को फांसी देने की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त को सुबह 6 बजे का टाइम फांसी देने के लिए निर्धारित किया गया था। उस दिन 6 बजे से पहले ही जेल लोगों से भर गया था। काफी भीड़ थी, हर कोई आखिरी मोमेंट पर उन्हें देखना चाहता था। लोग अपने हाथ में फूल और मालाएं लिए हुए थे। फांसी के बाद उनके पार्थिव शरीर को पूरे शहर में ले जाया गया। जहां जहां से उनका पार्थिव शरीर गुजरा, लोग फूल बरसाते रहे, और इस तरह से एक महान स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। अगले दिन 12 अगस्त को अमृता बाजार पत्रिका ने खुदीराम बोस की स्टोरी पब्लिश की और उसका शीर्षक दिया, खुदीराम सेंट डाइड चीयरफुल एंड स्माइलिंग। अखबार आगे लिखता है, खुदीराम बोस को आज सुबह 6 बजे फांसी दे दी गई। वह दृढ़ता और खुशी से फांसी पर चढ़ गए। जब सर पर टोपी पहनाई जा रही थी तब वह मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, यहाँ मैं उस काली टोपी की बात कर रहा हूँ जिसे फांसी देने से पहले पहनाया जाता है। बचपन में मैं बहुत शरारती था, लेकिन मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश करने के बाद एक बदलाव मुझ पर हावी हो गया। ये वो शब्द हैं जो खुदीराम बोस ने जेल में रहने के दौरान दी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इंस्पायर्ड हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।